हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द गीक्स रैंक। आई एम होस्ट राहुल गुप्ता। और हम इस वीडियो में देखने वाले हैं JSX के बारे में। मींस JSX होता है क्या है, और रिएक्ट में उसको यूज कैसे करते हैं, और उसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। ठीक है। अगर आप यूट्यूब पे चैनल पर नए हैं अब, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर लें कि आपको उनको लिए भी हेल्पफुल होगी, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे हर एक प्लेलिस्ट अभी रिएक्ट की चल ही रही है। और अब फ्लटर के बारे में भी आप पढ़ सकते हैं, नोड के बारे में भी है, लारावेल के बारे में भी है। और इस तरह से और वीडियोज आपके अब अपडेट होते रहेंगे। ठीक है। तो हम चलते हैं JSX के बारे में। ठीक है। क्या होता है और कैसे यूज करते हैं। तो एक्चुअली JSX होता क्या है, तो हमें सबसे पहले जानना जरूरी है कि JSX होता क्या है और क्या इसकी जरूरत पड़ी रिएक्ट में। तो मेजरली क्या होता है, अगर JSX का अगर फुल फॉर्म देखें तो ये होता है JSX का जो फुल फॉर्म स्टैंड अगर करता है तो जावास्क्रिप्ट XML होता है। ठीक है। तो ये क्या होता है कि एक्चुअली क्या होता है कि जो JSX होता है वो क्या करता है, हमारी जो रिएक्ट एप्लीकेशंस होती है, रिएक्ट का जो कोड है, स्ट्रक्चर होता है, कोड इन्वायरमेंट अगर बात करें, आर्किटेक्चर होता है। तो JSX क्या करता है, हमारे जो HTML होता है उसको रिएक्ट में अलाउ करता है राइट लिखने के लिए। मीन्स हम जो HTML होता है वो डायरेक्ट हम जावास्क्रिप्ट के साथ में एक एज ए रिएक्ट क्या है, जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी तो है, तो उसमें क्या करता है, अलाउ करता है उसको HTML सिंटेक्स को हमें लिखने के लिए। और इससे क्या होता है कि हमारा जो रिएक्ट होता है के जो कोड लिखने होता है JSX के थ्रू, हमारा क्या होता है, ईजी हो जाता है लिखने में। ठीक है। तो अगर बात करें कि ज़रूरत क्यों पड़ी और JSX के पहले कैसे हम सिंटेक्स यूज करते थे, कैसे लिखते थे। तो अगर मैं बात करूँ, सपोज हम अभी JSX के पहले की बात करते हैं। ठीक है। सपोज मैं ओपन करता हूँ यहाँ पे। ठीक है। ये इंडेक्स है। ठीक है। तो अगर हम बात करें तो ये अगर थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर लेता हूँ, लाइन ब्रेक कर लेता हूँ। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि अगर हम JSX नहीं था तो हम उसको कैसे लिखते थे रिएक्ट में पहले। तो क्या करते थे हम, पहले रिएक्ट एलिमेंट को क्या करते थे, क्रिएट करते थे। और किसी पर्टिकुलर जो रूट एलिमेंट होता है उसमें क्या करते थे, हम उसको रेंडर कराते थे। अभी भी वही तरीका है चीज़ें, लेकिन हम JSX के थ्रू कर रहे थे, तो पता नहीं चला है क्योंकि हम कंपोनेंट यहाँ पे क्रिएट कर दे रहे हैं। तो हम अगर हम सपोज हम यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कंपोनेंट क्या, ऐप कंपोनेंट के अंदर एक जो भी कंपोनेंट लिखा गया इंपोर्टेड है। अगर बात करें तो इसमें app.js अगर ओपन करेंगे तो इसमें देखोगे एक कंपोनेंट बी है जो क्या कर रहा है, वो कॉल हो रहा है, इंपोर्टेड है। ठीक है। तो हम सपोज हम इसको app.js को रिमूव कर देंगे। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है। कमेंट कर देता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा, कुछ नहीं दिखाएगा, यहाँ पे ब्लैंक हो गया। ठीक है। तो हम अगर कोई बिना JSX के कैसे हम अगर लिखेंगे इसको कोड को, तो हम क्या करते थे, पहले सपोज यहाँ पे एलिमेंट क्रिएट होता था। एलिमेंट क्या करता है कि सपोज हम कोई भी एलिमेंट करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कॉन्स्ट, और इसका नेम देते हैं माई एलिमेंट। आप कुछ भी दे सकते हो, एलिमेंट या माई एलिमेंट कुछ भी, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। एज ए ये तो डिफिनीसन है। ठीक है। तो ये एलिमेंट क्रिएट करें तो हमें ये चीज़ के लिए क्या कर सकते हैं, तो किस तरह से क्रिएट होता है। तो ये सपोज मैंने मान लो कि मैंने एक एलिमेंट क्रिएट कर लिया, जिसमें क्या कर रहा है कि हम अलाउ कर रहे हैं कि हम इसको कैसे हम लिखेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, सिंपल था, क्या करते हैं, क्रिएट एलिमेंट हमें लिखना पड़ेगा, जिसमें हमें कुछ जो भी पैरामीटर्स होंगे उसको हम पास करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माई एलिमेंट, तो इसको क्या करेंगे, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट एलिमेंट। ठीक है। और ये क्या करता है, क्रिएट एलिमेंट क्या करता है, अगर अगर हम इस चीज़ को देखें, तो अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा अगर समझे, तो क्रिएट एलिमेंट क्या था, किस टाइप का एलिमेंट क्रिएट करना है वो हमें पहले डिफाइन करना होता था। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो कि जो ये पैरामीटर जो लेगा वो एज ए स्ट्रिंग ही लेगा। तो हम सपोज यहाँ पे मैं S2 लेना चाहता हूँ, हेडिंग टाइप 2 टाइप का मैं लेना चाहता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे मैं, और दूसरा पैरामीटर होता है, तीन पैरामीटर्स एक्चुअली होते हैं, तो मैं यहाँ पहले से अभी ब्लैंक कर देता हूँ अभी के लिए। और एक यहाँ पे भी एक तीन पैरामीटर मेनली ये लेता है। मीन्स पहला क्या होता है कि जो एलिमेंट किस टाइप का, टाइप ऑफ एलिमेंट मीन्स किस टाइप का एलिमेंट है, ड्यू बनेगा या हेडिंग बनेगी, या उसके हिसाब से हम यहाँ डिफिनीसन पास कर देते हैं। तो हम हेडिंग टैग 2 पास करने वाले हैं, जो यूज़ करना है।
और दूसरा पैरामीटर होता है ये ऑब्जेक्ट होता है एक्चुअली। ऑब्जेक्ट में क्या होता है, हम इसमें कुछ भी दे सकते हैं, क्लास नेम या अदर एट्रीब्यूट्स जो भी चीज़ें होती है वो इसमें हम पास कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, ब्लैंक पास कर देता हूँ, ठीक है। और ये थर्ड पैरामीटर होता है, उसकी जो वैल्यू होगी इस एलिमेंट में हमें क्या रेंडर करना है, एग्जैक्टली वैल्यू नहीं बोल सकते हैं, इस एलिमेंट के अंदर क्या हम रेंडर करना चाहते हैं, हेडिंग टू के अंदर जो भी हेडिंग जो टैग टू है उसके अंदर हम क्या रेंडर करना चाहते हैं। तो सॉरी, तो इसके अंदर सपोज मैं रेंडर करना चाहता हूँ यहाँ पे वेलकम टू जेएसएक्स, ठीक है। यहाँ पे ट्यूटोरियल लिख देता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये हम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक। एक्चुअली यहाँ पे सिंटेक्स भी इशू हो रहा है, यहाँ पे डॉट है, ठीक है, क्योंकि इसलिए एरर दे रहा है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि अगर इसको माउस ओवर करोगे आप, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, जो क्रिएट एलिमेंट होता है वो इस तरह से ऑब्जेक्ट ले रहा है, ठीक है। कि मतलब टाइप ऑफ की पास करना चाहिए, किस टाइप का लोगे, फिर उसका से उसके बाद से उसका जो भी नोड रहेगा, चीज़ें चिल्ड्रंस रहेंगे, वो चीज़ें अलग अलग चीज़ें हैं, तो ठीक है। तो हम यहाँ पे हेडिंग टैग क्रिएट कर रहे हैं और ये चीज़ें पास करने वाले हैं। तो ये हमारा एलिमेंट क्या हो गया, क्रिएट हो गया, मीन्स हेडिंग टैग टैग क्रिएट करेगा और उस पर कोई भी क्लास व्लास कुछ भी नहीं है, तो अभी उस चीज़ के लिए ठीक है। और यहाँ पे मैं उसमें जो हेडिंग टैग के अंदर क्या होगा मेरा, वेलकम टू जेएसएक्स ट्यूटोरियल, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, इस एलिमेंट को मैं क्या करूँगा यहाँ पे रेंडर करा दूंगा। ये इसको मैंने कमेंट कर दिया कि वो आगे हम यूज़ करने वाले हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इसको रेंडर कराऊंगा। और कैसे रेंडर कराऊंगा, इसके अंदर यहाँ मैं पास कर दूंगा इंटरपोलेशन के थ्रू माई एलिमेंट, ठीक है। अब जैसे ही मैं सेव करूंगा तो आप देखोगे ब्राउजर में क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। हाँ देखो आप, सॉरी कुछ मिस्टेक हो रहा है, एक सेकंड एक सेकंड। माई एलिमेंट क्रिएट क्रिएट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ये हो गया। और हमारी मिस्टेक क्या यहाँ पे हो रही है, एक्चुअली इसको, ठीक है, ये हो गया। एक्चुअली हमने इसको इंटरपोलेशन ले लिए थे, सॉरी। तो ये हम जैसे ही आप क्रिएट करोगे आप, तो माई एलिमेंट, तो आप देखो देख सकते हो कि यहाँ पे ये प्रिंट हो गया, मीन्स ये वेलकम टू द जेएसएक्स ट्यूटोरियल। अगर इसको आप इंस्पेक्ट करोगे, तो इंस्पेक्ट करके आप इसको चेक करोगे आप इस चीज़ को, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं बॉटम में करता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे कि हेडिंग टू टैग टू यहाँ पे पास किया हूँ, तो हेडिंग टैग टू बन गया है। सपोज मैं यहाँ पे हेडिंग टैग थ्री कर दूँगा, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे हेडिंग टैग थ्री क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे, देखो आप ये देख सकते हो। मीन्स हमारा जो फर्स्ट होता है वो टाइप ऑफ एलिमेंट होता है, किस टाइप का हम एलिमेंट क्रिएट करने वाले होते हैं। और यहाँ पे उसका जो भी होता है वो कंटेंट का डिस्प्ले करना उसके बीच का। अगर यहाँ पे सपोज मैं कुछ चेंज करूँगा तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। ये मैंने चेंज किया तो ये रिफ्लेक्ट हो गया। तो ये होता है, ये पहले रिएक्ट किस तरह से वर्क करता था कि हम इस तरह से हमें रिएक्ट एलिमेंट को क्रिएट करना होता था, फिर उसको रेंडर करना होता था, इस तरह की चीज़ें हमें करनी पड़ती थी, ठीक है। तो हमने देखा कि ये एलिमेंट क्रिएट हो गया, हेडिंग टैग थ्री, ठीक है। अब ये जो हमने सेकंड पैरामीटर अभी ब्लैंक ऑब्जेक्ट पास कर रखा है, तो इसका क्या यूज है मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो अभी के लिए क्या करते हैं, ब्लैंक ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये क्या कर सकता है कि आप क्लास या कुछ भी चीज़ें पास चीज़ें करना चाहते हो तो उसके थ्रू हम यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं सपोज मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं क्लास यूज करता हूँ, क्लास नेम। एक्चुअली जेएसएक्स क्या होता है, हम जो क्लास कीवर्ड होता है वो यूज नहीं करता है, क्लास नेम यूज करता है, क्योंकि क्लास कीवर्ड जो होता है जावास्क्रिप्ट में ऑलरेडी क्या होता है, डिफाइंड होता है। तो वो इसलिए क्या होता है, जेएसएक्स क्या होता है कि क्लास नेम यूज करता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें इंपॉर्टेंट याद रखनी पड़ेगी, हम कभी भी जेएसएक्स एलिमेंट क्रिएट करेंगे तो क्लास नेम हम हर जगह कर लेंगे, ठीक। मैं यहाँ पे अभी डिफिनेशन देता हूँ, ठीक है। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे अभी कोई क्लास नेम नहीं है। मैं यहाँ पे सपोज मैं नाम देता हूँ क्लास हेडिंग, ठीक है, ठीक है। अब जैसे मैं सेव करूँगा आप देखोगे यहाँ पे क्लास क्या हो गई, क्रिएट हो गई। और इसका जो क्लास की वैल्यू हो गई वो हेडिंग नेम हो गई। इस क्लास का नेम जो हो गया हमारा हेडिंग हो गई, ठीक है। अब तो ये इस तरह से वर्क करता है, और अदर पैरामीटर्स भी जो भी चीज़ें हमें यहाँ पे इस चीज़ को हम पास कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था कि मतलब जो हमारी रिएक्ट जो कि अगर जेएसएक्स के बिना हम कैसे यूज कर सकते हैं, इस तरह से हमें क्रिएट करना पड़ता है। लेकिन अगर हमें सपोज यहाँ पे इस तरह से मल्टीपल
एलिमेंट्स क्रिएट करने हो, चीज़ें करना हो, तो हमें इस तरह से बार बार क्रिएट एलिमेंट करना होगा, इस तरह से हमें करना पड़ेगा। लेकिन हमारा जो रेंडर होगा सिर्फ सिंगल रूट एलिमेंट ही लेता है। तो वो चीज़ें भी थोड़ा हमें ध्यान देनी होती है। तो ये चीज़ हमें थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है चीज़ें हैंडल करने में। डेटा को अगर डायनेमिक डेटा है तो और दिक्कत हो जाएगी। तो जेएसएक्स क्या करता है, इन सब चीज़ों को क्या करता है, इजी वे में क्या करता है, वो हैंडल कर लेता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट करता हूँ कि आपके के लिए काम आ जाएगा। और इसको मैं कमेंट करता हूँ और इसको मैं इनेबल करता हूँ कि सपोज आपके पास ये कोड बेस रहेगा। मैं इसका गिट पे भी मैं पुश कर दूंगा, तो आपके पास रहेगा तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये जो मैंने कमेंट कर दिया। अब जेएसएक्स के बारे में समझते हैं। ये तो ट्रेडिशनल वे था जो पूरा पहले चलता था। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे कंपोनेंट के अंदर एक मैंने फाइल क्रिएट करता हूँ। सपोज मैं जेएसएक्स, एक्चुअली न्यू फाइल का नेम देता हूँ यहाँ पे, फॉर्म जेएसएक्स। ठीक है, डॉट जेएसएक्स, जेएस सॉरी। मैं समझने के बस समझने के लिए मैं कंपोनेंट का अलग अलग नाम दे रहा हूँ कि मतलब ये आपको आइडिया रहे कि ये इस तरह से हो गया। ठीक है, एक जेएसएक्स के बारे में पढ़ने वाले तो इसलिए थोड़ा सा इसको कंपोनेंट का नेम इस तरह से दे दिया। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ, आर एफ सी। ठीक है, फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट करते हैं और इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ ऐप डॉट जे एस में, कि हमें वो रिफ्लेक्ट हो। मैं इसको कमेंट करता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है हमें। यहाँ पे फॉर्म जे एस एक्स। ठीक है, जे एस एक्स का ट्यूटोरियल है तो जे एस एक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे जे एस एक्स का देखने वाले हैं। ठीक है, इसको क्लोज कर लेते हैं। और जेएसएक्स के कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं कि सपोज हम यूज़ करने वाले हैं, तो इसको मैं क्लोज करता हूँ, इसकी जरूरत नहीं। तो हमारा पहला चीज़ है कि जेएसएक्स, तो आपने देख लिया कि किस तरह से क्रिएट होता है। ये नॉर्मली सिंपल सा जो रिटर्न के अंदर होता है वो ये चीज़ें होती है, जेएसएक्स होता है। ठीक है, तो जेएसएक्स में हमें कुछ मान लो आप एक्सप्रेशन है वो यूज़ करना है चीज़ें, तो कैसे यूज़ करेंगे। सपोज मेरे पास कुछ नंबर्स हैं, हमको हम डायरेक्टली हम इंटरपोलेशन ये होता है ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस इंटरपोलेशन जो डबल कैलिब्रेशन है, ओपनिंग क्लोजिंग टैग है, तो इसके लिए हम यूज कर सकते हैं एक्सप्रेशन के लिए। तो सपोज मुझे कोई दो वैल्यू है उसको ऐड सम करना है, तो उसको हम यूज कर सकते हैं। जैसे 5 प्लस अगर 6 है, तो यहाँ पे क्या कर, जैसे सेव करेंगे तो यहाँ पे एज ए उसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो आपने देखा कि मतलब इस तरह से सम हो सकता है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई भी करना चाहें तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई एस्टिक साइन लगाएंगे तो ये मल्टीप्लाई कर देगा। 5 इंटू 6 करेंगे तो ये 30 आपने देख लिया। ठीक है, आपको कुछ भी यहाँ पे आप ऑपरेशन जो भी परफॉर्म करना है, मल्टीप्लाइकेशन जो भी चीज़ें हैं या स्ट्रिंग कन्वर्टेशन, वो सब चीज़ें यहाँ पे इस पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, मैं अगर मैं डिवीजन भी दिखाऊंगा आपको, यहाँ पे डिवीजन भी हो जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ पे 5 करेंगे यहाँ पे डिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो भी है इंटरपोलेशन हो गया, एक पार्ट जो कि हम अलग से नहीं बनाया मैंने, इसको इसी में एक्सप्लेन कर दिया। और क्योंकि जेएसएक्स के साथ ही है तो चीज़ें आपको इजीली समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम देखने वाले हैं कि सपोज आपके पास अगर जेएसएक्स के थ्रू है तो चीज़ें हम कैसे इसको हैंडल कर रहे हैं चीज़ें को, तो इंटरपोलेशन वाला हो गया। ठीक है, सपोज आपके पास नंबर ऑफ ब्लॉक्स ज़्यादा हैं। ठीक है, सपोज मैं मान के चलो मेरे पास एक यूएलएल है जिसमें कुछ, अगर हम बात करें कुछ लैंग्वेजेस के नाम। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे सपोज में अगर 3 लैंग्वेजेज आपको लिखना है। ठीक है, तो अगर सपोज मैं यहाँ पे अगर लिखूँगा PHP, जावा स्क्रिप्ट, एंगुलर, रिएक्ट, जावा जो कुछ भी हो, तो क्या करता है उस केस में क्या होता है, जेएसएक्स क्या कहता है कि जो भी अगर लार्ज एलिमेंट होता है या कुछ भी होता है, उनका क्या होता है, सिंगल एक रैपर होना चाहिए। मीन्स अगर मैं यहाँ पे ट्राई करूँ लिखने के लिए, यहाँ पे आपको लिखता हूँ मैं S3 के साथ में, यहाँ पे सपोज में PHP लिख दिया। ठीक है, इसी को डुप्लीकेट कर देते हैं और इसको मैं लिखता हूँ जावा। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ नोट नोट JS। ठीक है, यहाँ पे पाइथन। ठीक है, तो ये चीज़ आप अभी देख सकते हो कि मेरा एडिटर क्योंकि प्लगइन है तो ये बता दे रहा है कि ये अलाउ नहीं कर रहा है। क्योंकि ये जे यहाँ पे आप देखो माउस ओवर करूँगा तो यहाँ पे ऊपर देखो आप ये दिख एक्सप्लेन कर रहा है डायरेक्टली कि JSX एक्सप्रेशन मस्ट हैव वन पेरेंट एलिमेंट। मीन्स अगर हमारे पास मल्टीपल एलिमेंट्स हैं, मल्टीपल चाइल्ड एलिमेंट है जो भी चीज़ें हैं,
तो उनका क्या होना चाहिए, एक पेरेंट एलिमेंट होना चाहिए, पेरेंट रैपर होना चाहिए ये चीज़। तो मैं क्या करना, अगर इसको मैं क्या करूँगा, एक पेरेंट रैपर में इसको रैप कर दूँगा। मीन्स यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको डिव के अंदर मैं पुश कर ऐड कर देता हूँ इस चीज़ को। यहाँ पे क्लोजिंग टैग होगा, इसको कट करके यहाँ पे पास कर देता हूँ। अगर मैं इसको ऐड कर दूंगा, अब जैसे मैं सेव करूँगा तो क्या करेगा, देखो आप प्रिंट हो गया। मीन्स क्या जैसे क्या कहता है कि हमारा अगर मल्टीपल एलिमेंट्स हो या कुछ भी हो, तो क्या करता है उसको, एक सिंगल रैपर, हमेशा हमेशा सिंगल पेरेंट एलिमेंट में ही क्या होगा, वो रैप रहेगा, कितने भी एक चाइल्ड एलिमेंट हो। और क्या करता है जेएसएक्स, क्या करता है, सिंगल एलिमेंट सिर्फ रिटर्न करता है। मीन्स आप चाहो कि मैं अलग अलग इस तरह से रिटर्न कर दूँ, हेडिंग टाइप जिस तरह से अलग अलग चीज़ें यहाँ पे आप किसी ऐसा नहीं कि मतलब मैं S3 किया हूँ तो S3 रहेगा। यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे S2 में लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे S2 कर दिया, H5 कर दिया, ठीक है, H4 कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे सपोज मैं P टैग कर देता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब सिंपल टाइप एक ही टाइप के मतलब एलिमेंट्स आप ले सकते हो, यहाँ पे अलग अलग टाइप के आप एलिमेंट ले सकते हो आप, ठीक है। तो ये बट उनका क्या होना, एक पेरेंट रैपर होना चाहिए जो कि सिंगल है, क्योंकि ये JSX कहता है कि उसका जो कोर प्रिंसिपल है वो कहता है कि हमेशा क्या होता है कि एक सिंगल एलिमेंट ही उसको रिटर्न करेगा। होप आपका ये पॉइंट क्लियर होगा, ठीक है। अब सपोज हम चाहते हैं कि ये अब अगर हम ड्यू में रैप कर रहे हैं तो ठीक है, आप इस चीज़ को देखोगे, आप अगर मैं इंस्पेक्ट करूँगा तो आप देखोगे इस चीज़ को। तो ये क्या करेगा, एक अलग एक्स्ट्रा क्या कर रहा है, नोड को, हमारे एलिमेंट को क्या कर रहा है, रैप करने के लिए ऐड कर रहे हैं, तो क्रिएट कर रहा है, जो कि हमारे अननेसेसरी है। मतलब अगर हम देख रहे हैं इसका यूज़ कुछ नहीं करने वाले हैं, बट ये चीज़ चाहते हैं कि हम नए ये चीज़ एक्स्ट्रा नोड ना बने। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो आप देख सकते हो डोम में आप इस चीज़ को, तो ये क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा नोड क्रिएट कर रहा है जो कि हमारे लिए ज़रूरत नहीं है, बट ये रैप कर रहा है, तो इसका पेरेंट क्या काम कर रहा है। लेकिन हम नहीं चाहते कि इस तरह का कोई नोड एक्स्ट्रा नोड क्रिएट हो। तो उसके लिए क्या करते हैं कि जैसे जो रिएक्ट क्या करता है, एक यूज का सिंटेक्स, स्पेशल सिंटेक्स अलाउ करता है, जिसको बोलते हैं फ्रेगमेंट, ठीक है। फ्रेगमेंट क्या करता है कि जो हमारे मल्टीपल लाइन्स ऑफ या मल्टीपल एलिमेंट्स होते हैं उनको क्या करता है, रैप करता है, और उसको क्या करता है, विदाउट एडिंग एनी एक्स्ट्रा नोड। मीन्स हमारे जो अगर यहाँ पे क्रिएट हो रहा है डी वाला एलिमेंट, अगर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट, यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट, ठीक है। इसको सेम चीज़, और मैं यहाँ पे इसका क्लोजिंग कर देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आप देखोगे कि यहाँ पे अब कोई एक्स्ट्रा नोड क्रिएट नहीं हो रहा है, डायरेक्ट रूट एलिमेंट आईडी के अंदर ही आ रहा है, ठीक है। और डायरेक्ट H1 H2 H3 H5 और P टैग क्रिएट हो रहा है। लेकिन हमारे अगर कंट्रोल में जेड करके दिखाऊंगा, तो आप ये इस चीज़ को ध्यान देना। अगर मैं अभी जैसे इसको मैं सेव करूँगा फाइल को, तो यहाँ पे देखोगे ये रूट डिव के बाद में भी ये क्या करेगा, एक नया डिव क्रिएट करेगा। ये देखो आप, ये क्रिएट किया ना ये चीज़, और इसको रैप कर रहा है, मीन्स एक्स्ट्रा नोड क्रिएट कर रहा है। सपोज हमें कभी कभी कोड में क्या इस तरह से करना होता है कि हमें एक्स्ट्रा नोड नहीं क्रिएट करना है, हमें बस मल्टीपल एलिमेंट्स या जो भी है पीस ऑफ कोड्स हैं, लाइन ऑफ कोड्स हैं, उनको बस रैप करना है। तो हम क्या करते हैं, सिंपली क्या करते हैं, रिएक्ट फ्रेगमेंट का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। ये तो हमारा रिएक्ट फ्रेगमेंट हो गया, जो कि बिना जो बहुत ही यूजफुल होता है अगर बात करें तो इस तरह के लिए। अगर हम इसको बात करें, अगर हम सपोज इसका इतना बड़ा ये थोड़ा सा नेम थोड़ा सा लंबा हो जाता है, तो इसका इजी सिंटेक्स भी होता है। क्या करते हैं, हम इसको ये जो टैग है इसको सिंपल सा, इसको जो टेक्स्ट है इसको हटा दो आप, और नीचे वाले से भी ये हटा दो। ये बस इसका क्लोजिंग टैग होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़, ये ओपनिंग टैग हो गया और ये क्लोजिंग टैग हो गया, ये चीज़। तो एज ए सिंपल उसी तरह से फ्रेगमेंट का ही काम कर, फ्रेगमेंट ही है लेकिन ये शॉर्ट हैंड अगर बोलते हैं वो चीज़ हो गया, ठीक है। तो इस तरह से, और ये चीज़ें हो गई हमारा, ठीक है। अगर सपोज हम एक चीज़, अगर हम और चीज़ देखने वाले हैं, ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए, सपोज मुझे इस यहाँ पे कोई क्लास देनी है, ठीक है। तो मुझे क्या करना होता है, यहाँ पे मैं क्लास लिखूँगा, सपोज मैं यहाँ पे क्लास लिखूँ, चलो क्लास लिखूँगा, और सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया हेडिंग, ठीक है, हेडिंग। अब मैं फाइल जैसे जैसे ही मैं सेव करूँगा तो क्या करेगा, यहाँ पे ये डोम में क्या कर रहा है, ये हमारा हेडिंग क्रिएट हो गया, ठीक है। हेडिंग क्रिएट हो गया, लेकिन कंसोल में आप देखोगे, आप कंसोल चेक करोगे, आप इनवैलिड डोम प्रॉपर्टी क्लास,
अभी यहाँ पे वो सजेशन भी दे रहा है कि डिड यू मीन क्लास नेम, मीन्स ये क्या करा है, हेडिंग टैब क्रिएट करा है कंपोनेंट जेएसएक्स में, और ये चीज़ हमारे एरर वार्निंग, जो भी एरर वार्निंग दे रहा है हमें कि ये आपका जो क्लास प्रॉपर्टी है इनवैलिड है, क्योंकि हमारे जावास्क्रिप्ट में ऑलरेडी इनबिल्ट है फंक्शन है, तो क्लास है डिफाइन है, तो इसलिए वो क्या करता है, उसको वार्निंग दे रहा है, उसकी उसकी वार्निंग दे रहा है। तो हम क्या करते हैं, जेएसएक्स क्या करता है कि हम क्लास ना यूज़ करके आप क्लास नेम यूज़ करो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अगर क्लास नेम यूज़ करूँगा, जैसे यहाँ पे क्लास नेम यूज़ करूँगा, ठीक है, अब मैं फाइल सेव करूँगा तो ये देखोगे वार्निंग हट जाएगी। ठीक है, एक बार पेज रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, ये हट गया। ठीक है, आप देख सकते हो कि ये हट गया वार्निंग। मीन्स हमारा क्या होता है, कभी भी आप कभी भी एचटीएमएल आप वर्क करो, अगर कोई इस तरह की चीज़ें मिले आपको, हमेशा क्लास प्लस टू लिखा लगा, तो उसको हमेशा क्या करना, क्लास नेम में आप उसको चेंज कर देना। ठीक है, कि इस तरह की वार्निंग से चीज़ें ना आए। ये तो हमारा वो एक और पॉइंट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करते हैं कि सपोज हमारे पास कोई भी टैग होता है, कोई भी सपोज हमारे पास टैग होता है, उनका सबका क्या होता है, क्लोजिंग टैग होता है। जैसे हमारा H1 हो गया, H2 हो गया, H3 हो गया, ये सबका क्लोजिंग टैग हो गया। ठीक है, सबके पास क्लोजिंग टैग है, H4 इसका भी है तो इसका क्लोजिंग टैग है। कुछ होते हैं कि सेल्फ क्लोजिंग टैग होते हैं। मीन्स सपोज अगर हम बात करें, अगर मैं इनपुट फील्ड लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे टाइप, यहाँ पे इनपुट लेता हूँ, ठीक है, इनपुट, ठीक है, इनपुट ले लिया और इसको नेम दे देता हूँ, नेम। ठीक है, और यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको एक क्लास भी देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या टाइप नेम में भी देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको मैं क्लोज करता हूँ। ठीक है, अगर मैं सेव करूँगा तो इस, आई डोंट नो ये रिफ्रेश क्यों नहीं हो रहा है। ठीक, अच्छा यहाँ पे आया। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हम इनपुट क्रिएट करें तो ये क्या कर रहा है, इस तरह का टैग क्रिएट कर रहा है, मतलब क्लोजिंग बना रहा है ये। तो लेकिन ये तरीका इस तरह से नहीं करते हैं हम, इसका क्लोजिंग हर एक का जो टैग होते हैं इस तरह का क्लोजिंग नहीं हम करते हैं। अब इसकी जगह क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपल था, यहाँ पे जो टैग ओपनिंग क्लोजिंग इसका टैग है, इसी में हम फॉरवर्ड स्लैश लगाए थे, ये सेम एज ए वर्क करता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारा ये हो गया, सेल्फ क्लोजिंग टैग हुआ। इस तरह से आप इमेज यूज करोगे आप, तो कभी कभी क्या करोगे आप, डिजाइनर क्या करता है, या आप भी कहीं से भी कॉपी पेस्ट करते हो या चीज़ें कोड को, तो अगर डिजाइनर का भी हेडर फुटर कट करोगे, चीज़ें आप देता है एचटीएमएल, तो इस तरह की चीज़ें आप देखोगे तो इमेज हो गया, चीज़ें हो गई, तो जब ऐसे ही रन करोगे तो कोड आपका फट जाएगा। तो उस केस में क्या होगा आपका, अगर कोड में इशू आया तो आप हमेशा देखो वार्निंग देगा कि इमेज टैग में इस तरह की चीज़ें, तो हमेशा क्या करना पड़ेगा, सेल्फ क्लोजिंग टैग आपको लगाना पड़ेगा। इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना इस चीज़ को। अगर सपोज यहाँ प्लेस होल्डर रख देता हूँ तो थोड़ा ईजी रहेगा कि हाँ नेम दिखाना है। ठीक है, यहाँ पे मैं नेम कर दिया। ठीक है, ये हो गया क्लियर। ठीक है, ये तो चीज़ हो गई कि हमारे जो भी चीज़ था, ये चीज़ हमने बेसिक जो भी चीज़ होगी हमने इस चीज़ को देख लिया। ठीक है, तो सपोज अब इस चीज़ को मैं रिमूव कर देता हूँ, कमेंट करता हूँ इस चीज़ को। ठीक, अब एक चीज़ आती है हमारी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट अगर बात करें तो, अगर सपोज हमें कुछ कंडीशन बेस पे दिखाना है डेटा। ठीक है, सपोज मैं यहाँ पे कंडीशन बेस पे कुछ डेटा हमें दिखाना है सपोज। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये वाली जो PHP लैंग्वेज है, ठीक है, मैं यहाँ पे कंडीशन बेस पे दिखाना चाहता हूँ, तो उसको कंडीशन बेस पे आप कैसे दिखाओगे आप, तो हम आपके कहोगे कि नहीं, ठीक है, मैं सपोज मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक कांस्टेंट एक ले लेता हूँ। ठीक है, लैंग, ठीक है, इसके मैंने डिफाइन कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ PHP। ठीक है, कंडीशन दिखाना। ठीक है, तो यहाँ पे PHP मैंने लिख दिया, डिफाइन कर दिया कांस्टेंट। अगर अगर मैं चेक करूँगा, अगर यहाँ पे PHP लैंग्वेज है, PHP है, अगर लैंग्वेज PHP है तो PHP में दिखाऊंगा, अदरवाइज मैं लिख दूंगा वहाँ पे अदर लिख दूंगा। ठीक है, इस तरह की चीज़ें, तो आप क्या कहोगे कि चलो ठीक है, हाँ ई फेल्स लगा देते हैं, हमने तो बहुत कोड में पढ़ा है चीज़ें, लैंग्वेज में हर एक लैंग्वेज में ई फेल्स होता है, तो ई आप ऐसे कहोगे। ठीक है, मैं यहाँ पे इफ लिखता हूँ, लैंग्वेज अगर इक्वस टू PHP है, मैं यहाँ डबल इक्वस टू लिख रहा हूँ, डेटा टाइप मैं चेक नहीं कर रहा हूँ, आप इसको भी चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पे ट्रिपल इक्वस टू लगाते ही मैं तो डेटा टाइप भी चेक कर लेगा।
तो ये हो गया। अगर उसके बाद से क्या करोगे यहाँ पे एल्स में, तो आप देखो देख ही रहे हो कि यहाँ पे क्या कर रहे हो। जैसे ही मैं लिखूंगा यहाँ पे, इसको मैं हेडिंग टैग सेम कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे अदर लैंग्वेज, ठीक है। ठीक है, जैसे आप सेव करोगे, ये क्या कर रहा है कि इसने प्रिंट कर दिया इस तरह से, इफ़ कंडीशन ही पूरी प्रिंट कर दिया, और उसके बाद प्रिंट कर दिया H1, और ऐसे एल्स कर दिया। और तो ये चीज़ तो हमारा पूरा तरीका ही गलत है फिर तो फिर हम JSX में कैसे लिखेंगे इस चीज़ को। तो फिर ये इसके लिए क्या करता है JSX, क्या करता है कि JSX में आपको अगर ये इफ़ एल्स ये चीज़ें क्या करती है, वर्क नहीं करती है। उसके लिए हमें दिखाना पड़ता है, अगर इस तरह की चीज़ें वर्क कराना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे यहाँ से यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करूँगा गेट लैंग्वेज का, ठीक है। उसके थ्रू भी हम कर सकते हैं गेट लैंग्वेज, ठीक है। यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, और मैं यहाँ से रिटर्न कर दूंगा इसको। ठीक है, इसको मैं फिर रिटर्न कर दूंगा, इसको कॉपी कर देता हूँ, रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे एज इट इज यहाँ पे पास कर दूंगा, फंक्शन को कॉल कर दूंगा। तो आप इस चीज़ को देखोगे कि हाँ ये PHP आ गई मेरी PHP। तो ये PHP मेरा दिख गया, अगर ये PHP लैंग्वेज सेलेक्टेड है। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे नॉट इक्वल टू लगा दूंगा, तो मतलब यहाँ पे अदर्स में जाना चाहिए, यहाँ पे अदर्स प्रिंट हो जाएगा। ये तो हम फंक्शन के थ्रू कर रहे हैं, तो फिर मीन्स हम डायरेक्ट HTML JSX में कैसे हम यूज कर सकते हैं इस चीज़ को डायरेक्ट। ये तो हमने फंक्शन बना लिया, जो कोड में हम डायरेक्ट ट्रेडिशनल वे होता है, जो तरीका होता है, तो हम उसको यहाँ से रिटर्न कर दे रहे हैं। हम डायरेक्ट इसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, तो उसके लिए क्या करता है कि JSX क्या करता है, वो इफ एल्स अलाउ नहीं करता है। आप उसके लिए क्या करें, उसकी जगह आप टर्नरी ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। टर्नरी ऑपरेटर मीन्स हमारा क्या करता है कि हमारा जो भी सपोज मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर है, ठीक है। तो आप सपोज आपकी क्या होती है, पहली क्या होती है, कंडीशन होती है, जो कंडीशन आप पुट करोगे, ठीक है। कंडीशन, ठीक है। कंडीशन आप पुट कंडीशन ट्रू हो गई, ये क्वेश्चन मार्क मीन्स ट्रू है, मीन्स आपका जो भी ट्रू वाला केस है, मीन्स यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्रू कंडीशन, ट्रू वाला केस हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे कॉलन लगेगा, ये फॉल्स वाला केस इसमें आ जाएगा। तो इस तरह के वर्क करता है टर्नरी ऑपरेटर। तो हम अगर हम बात करें तो इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं, हमारे पास जो लैंग्वेज वाला ये है, ठीक है, लैंग्वेज, ठीक है। हमें क्या करता है, यहाँ पे कंडीशन पास करता हूँ, ट्रू कंडीशन मेरी है लैंग्वेज इक्वस टू PHP। अगर मेरे पास PHP है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा मैं एलिमेंट H2 PHP, ठीक है। अदरवाइज मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे H2 मैं रिटर्न करूँगा, अदर लिख दूंगा, अदर। तो ये क्या, अब देखोगे ये हमारा वर्क कर गया, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं इससे मैं इसको मैं कॉल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसका फंक्शन यहाँ पे कॉल ही नहीं है, देखो बस डिफाइन कर दिया, इसको कॉल नहीं कर रहा। तो इस तरह के हमारे टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर सपोज मैं यहाँ पे PHP की जगह में नॉट लिख दूंगा, तो ये क्या करेगा, अदर को प्रिंट करेगा, इस तरह की चीज़ें। तो टर्नरी ऑपरेटर हमारा इस तरह से वर्क करता है, ये चीज़ भी हमने देख ली, ठीक है। तो और अगर हम बात करें चीज़ को, ये टर्नरी हो गया, इसका पेरेंट क्लास हो गई, चीज़ें हम थोड़ा सा रिवाइंड करा देता हूँ आपको। क्लास नेम हो गया है, ये सब चीज़ें हो गई। अब ये चीज़ें मेन हमारी चीज़ें हो गई। आपको जब कोड लिखोगे आप चीज़ें, ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान में आना पड़ेगा। मीन्स हमने क्या क्या देख लिया इसमें, अगर देखें तो JSX में प्रिंसिपल क्या होता है, पहला क्या होता है कि रूट एलिमेंट हमेशा होता है, एक पेरेंट एलिमेंट होता है। मीन्स हमारा कुछ भी कोड, आप मल्टीपल लाइन ऑफ कोड होते हैं, तो क्या होता है पेरेंट एक एलिमेंट क्या होगा, उसको रैप किया दिया जाएगा, ठीक है। अगर कोई सा भी ड्यू ले लो या फ्रेगमेंट ले लो, ठीक है। अगर हम क्लास कोई डिफाइन करते हैं, तो उसको हम क्लास नेम करते हैं, किसी भी एट्रीब्यूट एस्टिमेट एट्रीब्यूट टैग है, तो उसमें हम क्लास नेम पास करते हैं करके, ठीक है। क्योंकि एग्जिस्टिंग क्लास जो हमारी जावास्क्रिप्ट की है, उस तरह उससे मतलब कन्फ्लिक्ट ना करें उस तरह से तो वो अर्निंग देगा, ठीक है। और टर्नरी ऑपरेटर आपने देख लिया, कंडीशनल चीज़ें दिखानी है तो आप हम टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू हम इसको डिस्प्ले कर सकते हैं। आप देखिए, आपने देख लिया इस चीज़ को, ठीक है। और आपने एक दो चीज़ और देखा कि अगर किसी फंक्शन के थ्रू भी हम इसको डिस्प्ले करा सकते हैं।
ठीक है। तो ये हमारा मेन अगर देखें तो बेसिक जो JSX है वो चीज़ आपने देख लिया, और अब ये आपको इतना मतलब काफ़ी है चीज़ को आपको react के लिए। ठीक है। ठीक है। तो ये JSX का जो भी था चीज़ें आपने देख लिया। ठीक है। आप आगे देखेंगे इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, कंडीशनल चीज़ें हम कैसे रेंडर करेंगे। अब देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियोज में कि हम इवेंट्स कैसे हैंडल करेंगे। मीन्स हम कोई आपने तो यहाँ पे डिफाइन कर दिया फंक्शन, हम अभी तो हमने देखा था कि यहाँ पे डिफाइन किया और यहाँ पे कॉल कर दे डायरेक्ट। लेकिन हम क्या करेंगे कि सपोज हम कोई वैल्यू है तो उसको हम ऑन क्लिक या चीज़ें पे चेंज करेंगे, तो उसको कैसे ऑन क्लिक पे उसको हैंडल करने वाले हैं। ठीक है। टिल देन बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।